हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। ये पार्ट थर्ड है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन का। तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ने वाले इसके मैनेजमेंट की, किस तरह से हम आईबीडी को यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। अगर पेशेंट को मेडिसिन से आराम नहीं मिल पाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, तब हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हम आईबीडी में देते हैं। तो पहली मेडिसिन यहाँ पर कौन सी, एमिनोसैलिसिलेट्स। एमिनोसैलिसिलेट्स को हम 5-ASA ड्रग्स भी बोलते हैं। ये 5 एमिनोसैलिसिलिक एसिड से बनते हैं। बेसिकली जो एमिनोसैलिसिलेट ड्रग्स होते हैं वो ज्यादातर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को देते हैं, या फिर जिन्हें क्रॉन से उन्हें भी दे सकते हैं। कि कब हम देते हैं, जब पेशेंट की डिजीज कंडीशन माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में हो। ठीक है, जब डिजीज कंडीशन ज्यादा सीवियर फॉर्म में ना हो, सिर्फ वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो, तभी यहाँ पर हम एमिनोसैलिसिलेट्स का यूज करते हैं। अब ये एमिनोसैलिसिलेट्स क्या करते हैं, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन है वहां पर जो इन्फ्लामेशन हुई है, रेडनेस हुई है, उसको कम करेंगे। कैसे, ये वहां पर जो हार्मफुल केमिकल्स आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं, ल्यूकोट्राइंस आते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर ये इन्फ्लामेशन को बचाएगा। तो यहां पर हम एमिनोसैलिसिलेट ड्रग्स देते हैं अगर डिजीज माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में है। ज्यादातर ये ड्रग ऑफ चॉइस है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ओके, और इस ड्रग को हम लंबे टाइम तक पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इस वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, तो इसको पेशेंट लंबे टाइम तक ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहली ड्रग ऑफ चॉइस क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में एमिनोसैलिसिलेट्स। दूसरी मेडिसिन हमारी यहाँ पर कौन सी है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये चीज ध्यान रखना, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स होती है वो काफी पावरफुल ड्रग्स होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हम पेशेंट को तभी देंगे अगर पेशेंट को एमिनोसैलिसिलेट से आराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर पेशेंट इन ड्रग्स को नहीं ले पा रहा है, तब हम क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी पावरफुल ड्रग्स होती है, इसीलिए जब पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह, जब पेशेंट अपनी डिजीज के बिल्कुल पीक में, मतलब कि जब सिम्टम्स काफी क्लियर फॉर्म में है, जब उस सिम्टम्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, अब डिजीज इतनी बढ़ चुकी है कि जो पेशेंट के लक्षण है वो काफी ज्यादा सीवियर हो रहे हैं, तभी यहाँ पर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है, अचानक से सिम्टम को कम कर देती है, मतलब उसको रेमिशन फेस में ले आती है। जब डिजीज एकदम क्लियर फॉर्म में होगी और हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, तो अचानक से ये मेडिसिन क्या करती है, उस सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती है, मतलब डिजीज को रेमिशन फेस में ले आती है। रेमिशन फेस कौन सा होता है, जब पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं, जब पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम रेमिशन फेस, तभी हम ये ड्रग्स देते हैं। और इन ड्रग्स को पेशेंट को लंबे टाइम तक नहीं देना है, क्योंकि अगर इन ड्रग्स को हम पेशेंट को लंबे टाइम तक देंगे तो पेशेंट की जो बॉडी है वो इस ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, वो इस ड्रग्स के बिना नहीं रह पाएगा। जैसे पेशेंट को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो उसको आराम मिल जाएगा, और जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बंद कर देंगे तो क्या होगा, अचानक से साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो इनको कभी भी हम लंबे टाइम के लिए नहीं देते हैं, इनको बस हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रिडनासोन, ब्यूटेनोसोनाइड एंड हाइड्रोकोर्टिजोन। नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी, इम्यूनोमोडुलेटर्स। ठीक है, इनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। ये ड्रग क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। जो इम्यून सिस्टम बहुत ही ओवर एक्टिव हो चुका है और वो हमारे ही गट एरिया को अटैक कर रहा है, हमें डिजीज पहुंचा रहा है, उस इम्यून सिस्टम को हम यहाँ पर सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा, उसकी ओवर एक्टिविटी बंद हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा ये ड्रग्स क्या करती है, जो भी वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है, रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है, उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक है, और इन ड्रग्स को भी हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। किसके कॉम्बिनेशन में, एमिनोसैलिसिलेट्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट को इम्यूनोमोडुलेटर्स या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है एजिथ्रोप्राइन एंड 6-मार्कटाप्यूरिन एंड नेक्स्ट वी है मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल जो ड्रग्स है वो बिल्कुल न्यू फॉर्म की ड्रग्स है। ठीक है, ये दवाइयां लिविंग सेल्स से बनती है।
ये एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या करती है, बॉडी को डिफेंस करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो ये बायोलॉजिकल थेरेपी है, ये बिल्कुल न्यू फॉर्म की थेरेपी है। और यहाँ पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन को, हमारे गट एरिया को इम्यून सेल से बचाते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल वहां अटैक कर रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स हो गए, उन सब से बचाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो हमारे ही गट एरिया को बचाता है हार्मफुल बैक्टीरिया से या फिर हार्मफुल जो इम्यून सेल है उनसे। यहाँ पर 3 तरह की बायोलॉजिकल थेरेपी है, जैसे कि पहला क्या है, एंटी टीएनएफ एजेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें ड्रग है इन्फ्लक्सामेब। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एक 2 ड्रग्स लिखी है ताकि ज्यादा ना बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ड्रग क्या है, इन्फ्लक्सामेब। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटी इंटीग्रिन। एंटी इंटीग्रिन में कौन सी ड्रग आएगी, विडोलोजम। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरल्यूकिन 23। इसमें कौन सी मेडिसिन है, यूस्टिकानम। नेक्स्ट यहाँ पर दवाई है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को हम क्यों दे रहे हैं, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है, सर्जरी के दौरान उसको कोई इन्फेक्शन पहुंच रहा है या वहां पर कॉम्प्लिकेशन अधिक बढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है, तभी यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स देंगे। या फिर पेशेंट को कोई एब्सिस, वहां पर पस का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा ना बढ़े हमारे इंटेस्टाइन में, उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, साइड लाइन ड्रग है। ये सभी पेशेंट को नहीं देते हैं, जिन पेशेंट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है उन्हीं को ही यहाँ पर एंटीबायोटिक्स देते हैं, या फिर जिनकी सर्जरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्राफ्लोक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल थेरेपी, क्योंकि पेशेंट में यहाँ पर न्यूट्रिशन की बहुत दिक्कत होती है, उसका वेट लॉस होता है, उससे एनीमिया की शिकायत होती है। तो इसलिए पेशेंट को आपको हाई प्रोटीन की, हाई कैलोरी की डाइट देनी है, उसको बाहर से सप्लीमेंट्स देने हैं, जैसे कि आयरन टैबलेट दे सकते हो, फॉलिक एसिड टैबलेट दे सकते हो, कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12 देना जरूरी है। पेशेंट को एकदम से भर के खाना नहीं देना, उसको फ्रिक्वेंटली मील्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, जो फाइबर डाइट है, जो हाई स्पाइसी डाइट है, उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर पेशेंट को न्यूट्रिशनल थेरेपी देना है। पेशेंट को हम यहाँ पर 2 तरीके से न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पहला क्या है, एंटरल न्यूट्रिशन। एंटरल न्यूट्रिशन होता है जब पेशेंट माउथ से खाना नहीं ले पाता है, उसको जो फूड है वो हमको लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता है। ठीक है, नेजोफेरिंक्स ट्यूब्स के द्वारा हम पेशेंट को डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में फूड को देंगे। या फिर कई बार पेशेंट बेहोश रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, वो नोज एंड माउथ से खाना नहीं ले पा रहा है, तो पेशेंट को यहाँ पर फूड हम कैसे देंगे, पैरेंटरल रूट से देंगे। पैरेंटरल रूट कौन सा होता है, जब डायरेक्टली हम न्यूट्रिशन कहाँ देते हैं, पेशेंट के ब्लड में देते हैं। ठीक है, तो वेन्स के थ्रू हम पेशेंट के ब्लड में न्यूट्रिशन देंगे, दैट इज नोन एज पैरेंटरल रूट। तो ये थे यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को मेडिसिन से कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन अधिक बढ़ गए, मतलब वहां पर टॉक्सिक मेगाकोलन हो चुका है, जो हमारा गट एरिया है वो बहुत अधिक 6 सेंटीमीटर से अधिक डायलेट हो चुका है, वो फट भी सकता है यहाँ पर, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, पेशेंट को अगर मेडिसिन से आराम नहीं मिल पा रहा है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, या फिर पेशेंट को कैंसर होने का खतरा है, खासकर अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तब यहाँ पर सर्जरीज करते हैं। तो कौन कौन सी सर्जरीज यहाँ पर करेंगे, पहली है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद एंडोलिस्टोमी। देखो, टोटल मतलब पूरी तरह से, प्रोक्टो हम बोलते हैं रेक्टम वाले भाग को, किसको बोलते हैं, रेक्टम वाले भाग को। ठीक है, प्रोक्टोकोलेक्टोमी, टोमी मतलब निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि पूरा का पूरा जो रेक्टम है, ठीक है, जो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है उसको निकाल दिया है। अगर पेशेंट का रेक्टम भी निकाल देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन भी निकाल देंगे, तो अब पेशेंट डेफिकेशन कैसे करेगा, वो स्टूल पास कैसे करेगा, तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसे हम टर्मिनल इलियम बोलते हैं, उसको हम कहां पर लेके आएंगे, राइट एब्डोमेन में लेके आएंगे। ठीक है, और इलियम वाले भाग को राइट एब्डोमेन में लेके आएंगे, वहां पर हल्का सा छोटा सा एक होल कर देते हैं, उस होल को हम बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, टर्मिनल इलियम वाले भाग को राइट एब्डोमेन में लेके आया है और वहां पर क्या करा, छोटा सा एक होल बना दिया है, उसे हम स्टोमा बोलते हैं। उस स्टोमा में हम एक इलियोस्टोमी बैग को कनेक्ट कर देंगे, ताकि पेशेंट जो अपना स्टूल है, जो डेफिकेशन है, वो उस वाले इलियोस्टोमी बैग में
कनेक्ट कर सके। ये सर्जरी एक परमानेंट टाइप की सर्जरी होती है, क्योंकि इसमें पेशेंट का रेक्टम भी पूरा निकल चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन भी पूरा निकल चुका है। तो अब जब पेशेंट स्टूल पास करेगा तो वो उसी वाले इलियोस्टोमी जो बैग है उसी में कनेक्ट होगा। और इसमें ध्यान रखना है कि इलियोस्टोमी की केयर अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर अच्छे से केयर नहीं होगी तो स्टोमा के आसपास इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परमानेंट टाइप की सर्जरी है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, उसका नाम है रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस। इसमें क्या करा है हमने, कॉलन को भी रिमूव किया है, रेक्टम को भी रिमूव किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, जो टर्मिनल इलियम का जो भाग है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है, उससे हमने एक पाउच बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एक पाउच बनाया है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को डायरेक्टली कहां से कनेक्ट कर दिया है, एनस से। ठीक है, ताकि जो भी स्टूल वगैरह प्रिजर्व हो, जो भी स्टूल वगैरह वहां पर कलेक्ट हो, वो इस वाले पाउच में कलेक्ट हो। और ये पाउच हमने कैसे बनाया, टर्मिनल इलियम वाले भाग को लिया है, उसको जे शेप में घुमा के, देखो ये सर्जरी 3 तरह की होती है। ठीक है, इसमें कई बार डॉक्टर आपका एस पाउच बना सकते हैं, डब्ल्यू पाउच बना सकते हैं, या फिर जे पाउच बना सकते हैं। ज्यादातर जो बनाते हैं वो जे शेप में बनाते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल इलियम वाले भाग को कुछ इस तरह से वहां पर पाउच क्रिएट करेंगे कि वो जे शेप में होगा। ठीक है, और वहां पर क्या लगा देंगे, स्टेपल लगा देंगे। अब उस वाले पाउच को कहां कनेक्ट कर देंगे, एनस में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या फायदा है, इससे पेशेंट नॉर्मल तरीके से स्टूल पास कर सकता है। बट जब तक ये पाउच एनस में जुड़ेगा नहीं, मतलब कम से कम 3 महीने का इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर टेम्पररी इलियोस्टोमी बनाते हैं, टेम्पररी स्टोमा बनाते हैं। तो 3 महीने के लिए पेशेंट उस वाले बैग में स्टूल कलेक्ट करता है, और फिर जब ये पाउच पूरी तरह से एनस से जुड़ जाता है, तब पेशेंट नॉर्मल तरीके से डेफिकेशन कर सकता है, नॉर्मल तरीके से स्टूल पास कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सर्जरी कौन से, सब टोटल मतलब आधे से ज्यादा सब टोटल कोलेक्टोमी मतलब हमारा पूरा का पूरा कॉलन विथ इलियोस्टोमी। यहां पर क्या किया है, जो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन है उसे नहीं निकाला है। ठीक है, जो भी एरिया इन्फेक्टेड है, जहां पर भी इंफ्लामेशन हुआ है, सिर्फ उस वाले भाग को यहां पर निकाल दिया है। तो सब टोटल कोलेक्टोमी मतलब जितना इन्फेक्टेड एरिया है उसे निकाल दिया है, और जो टर्मिनल इलियम है उससे यहाँ पर इलियोस्टोमी बना दिया है, और वहां पर इलियोस्टोमी बैग को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है रेक्टम को भी नहीं निकाला है। ठीक है, रेक्टम भी अपनी जगह पर है, और जो इलियोस्टोमी यहाँ पर क्रिएट की गई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट से की गई है। ठीक है, ये एक इमरजेंसी टाइप की सर्जरी होती है। अगर फटाफट सर्जरी करनी है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, तब जल्दी से सर्जरी कर दी जाती है। नेक्स्ट सर्जरी यहाँ पर कौन सी है, रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। रिसेक्शन मतलब होता है किसी चीज को काट देना, उसको बोलते हैं रिसेक्शन। सपोज यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हुआ है, यहाँ पर इन्फेक्शन है, फिर यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है। बेसिकली जो नीचे मैंने 3 सर्जरी लिखी है वो क्रॉन्स की है। ठीक है, जो ऊपर की सर्जरी है, तीनों स्टार्टिंग जो 3 सर्जरी है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं। जो नीचे की 3 सर्जरीज है वो बेसिकली हम करते हैं क्रॉन्स में। तो 4th सर्जरी कौन सी है, रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। रिसेक्शन मतलब जो अनहेल्दी एरिया है, ठीक है, जो एरिया इन्फेक्टेड है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, उसको हम कट कर देंगे, और जो दूसरा हेल्दी एरिया है उससे हम जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। ठीक है, जो डिजीज्ड पोर्शन है उसको हम काट देंगे, और वहां पर क्या करेंगे, उसको हम हेल्दी वाले पोर्शन से जोड़ देंगे। सपोज यहाँ पर डिजीज है तो इसको हम रिसेक्शन कर देंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, और जो बाकी 2 हेल्दी एंड्स है उनको जोड़ देंगे। इसे बोलते हैं रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट सर्जरी यहाँ पर है स्ट्रक्चोप्लास्टी। स्ट्रक्चोप्लास्टी खासकर हम क्रॉन्स में करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब जो ल्यूमेन एरिया है और लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, कई बार क्या होता है यहाँ पर स्कार बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर स्कार बनेंगे तो कोई जो भाग है इंटेस्टाइन का वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला पार्ट बिल्कुल नैरो हो चुका है, सिकुड़ चुका है, तो यहाँ पर जो फूड है वो आगे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है, बिल्कुल वो नैरो हो चुका है।
तो स्ट्रक्चरोप्लास्टी सर्जरी में हम क्या करते हैं कि इसको हम इंटेस्टाइन को हम कट नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ को हम डिक्रीज नहीं करते यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, एक चीरा लगाते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं। अब ये इंसिजन कैसे लगाना है, ये लगाना है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, ठीक है, ये इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन की लेंथ भी कम नहीं होगी। जहां पर भी वो सिकुड़ रखा है, नैरो हो रखा है, वहां पर हम एक इंसिजन लगा देंगे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, और उसको हम इस तरह से बाइंड करेंगे ट्रांसवर्स फॉर्म में। किस तरह से बाइंड करेंगे, सूचर लगा देंगे, ठीक है, उसको सिल देंगे, किस फॉर्म में, ट्रांसवर्स फॉर्म में। इससे क्या होगा, जो नैरो एरिया है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है, वो चौड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ है, इससे फायदा ये हुआ है कि जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम नहीं हुई है, और जो नैरो एरिया है वो हल्का सा वाइड हो चुका है, खुल चुका है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरोप्लास्टी सर्जरी। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्सिस मैनेजमेंट। क्रॉन्स में पेशेंट क्या क्या होता है, एब्सिस बनते हैं। एब्सिस मतलब होता है पस का कलेक्शन होना, ठीक है। अगर एब्सिस बहुत बड़ा है या एक दो एब्सिस है तो उनको हम ड्रेनेज के थ्रू निकाल देते हैं। ड्रेनेज में क्या करेंगे, या तो वहां पर निडल लगाएंगे या वहां पर क्या लगाएंगे, कैथेटर प्लेस कर देंगे, ठीक है। एक पतला सा कैथेटर वहां प्लेस करते हैं, और जो भी वहां पर पस बन रहा है, जो भी वहां पर कलेक्शन हो रहा है, उसको हम ड्रेन करके उस पस को बाहर निकाल देंगे ताकि वहां पर इंफेक्शन ना हो। अगर पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा एब्सिस बन रहे, मतलब जगह जगह एब्सिस है, तो क्या करेंगे, फिर उसको खोलकर निकालेंगे। उन एब्सिस को हम खोलकर उनको ड्रेन करेंगे, उनको वहां से निकालेंगे, और साथ में पेशेंट को इस टाइम पे एंटीबायोटिक्स देना काफी जरूरी है ताकि वहां पर इंफेक्शन का खतरा ना हो। तो ये थी यहाँ पर कुछ सर्जरी आईबीडी की, और ये था यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक, share and subscribe for more new videos, and thank you so much for watching my videos.